नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गणेशोत्सव के 7वें दिन भी संस्कारधानी के सिद्ध गणेश मंदिरों में भक्तों ने की श्री गणेश की आराधना। मंदिरों और घरों में गूंजे जय गणेश के जयकारे। महानदा से एलआईसी के पास तक निर्मित हो चुके फ्लाईओवर ब्रिज का कलेक्टर ने किया निरीक्षण। 27 सितंबर से ब्रिज पर आवागमन होगा शुरू, सीएम करेंगे लोकार्पण। और गोहलपुर बंधैया मोहल्ला इलाके में गणेश पंडाल के पास नकाबपोश बाइक सवार बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। पीठ में गोली लगने से गणेशोत्सव समिति का सदस्य हुआ घायल। देर रात हुई घटना, मामले की जांच में जुटी गोहलपुर पुलिस। सुनाधाई सराफा क्षेत्र में लगभग 450 वर्ष पुरानी सिद्धि विनायक श्री गणेश मंदिर से भक्तों की गहरी आस्था जुड़ी है और यही वजह है कि गणेश उत्सव में बड़ी संख्या में लोग मंदिर में पहुंचकर विघ्नहर्ता की उपासना कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर विराजे सिद्धि विनायक श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। सुनाधाई स्थित सिद्धि विनायक गणेश मंदिर में गणेशोत्सव पर्व पर रोजाना बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर विधि विधान से गौरी नंदन की पूजा कर रहे हैं। भक्तों की इस मंदिर से गहरी आस्था जुड़ी है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर मांगी गई मुरादों को गजानन पूरा करते हैं, लिहाजा दूर दूर से श्रद्धालु सिद्धि विनायक के दर्शनों के लिए पहुँचते हैं। मंदिर की खासियत ये है, आप जैसे देख रहे हैं, ये एक तो बहुत प्राचीन गणेश जी हैं, प्लस यहाँ पर आप देखिए कि इसमें आपको रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ के साथ गणेश जी विराजमान दिखाई दे रहे हैं। और ये हमारे क्या है, शहर की सबसे प्राचीनतम मूर्तियों में से एक होना चाहिए। और मैं बचपन से यहाँ जुड़ा हूँ, यहाँ भक्तों की बहुत ज़्यादा श्रद्धा है। यहाँ पे जो भी जिसने भी बोला है उसका ये काम पूरा हुआ है, उसकी मान्यता इन्हें पूरी हुई है। क्योंकि जबलपुर ही नहीं, यहाँ जो मंदिर है इसकी खासियत विदेशों में भी इनके भक्त जुड़े हुए हैं। ये सबसे बड़ी बप्पा की जो खासियत है। मेरा जबलपुर में ही जन्म हुआ है और मैं बचपन से इस मंदिर में आ रही हूँ। ये काफ़ी पुराना और सिद्ध मंदिर है और इन्हें एक मनोकामना पूर्ति के रूप में भी माना जाता है। यदि आपकी कोई मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो प्रभु को पगड़ी चढ़ाते हैं। तो हम लोगों ने बचपन से ये देखा है कि यहाँ आके दर्शन करना और पगड़ी चढ़ाना, तो हमारे पूरे परिवार के लोग यहाँ आते रहे हैं और हम लोग भी आते रहे हैं। और अभी मैं अपने नाती को लेके आई हूँ दर्शन कराने के लिए। मंदिर के इतिहास की बात करें तो ये तकरीबन 450 वर्ष पुराना है एवं विघ्नहर्ता की मोहक प्रतिमा स्थापित है। मनोकामना पूरी होने के बाद लोग गणपति को चोला अर्पित करते हैं और यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर भंडारा कराते हैं। सुनाधाई सराफा बाजार में स्थित है, करीबन 450 वर्ष पुराना है। यहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग पूजारत हैं और यहाँ सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वो काफ़ी समय से यहाँ पर हैं और पूजा करते आ रहे हैं। हम लोग नारियल रख जाते हैं, सभी की मनोकामना जो भी मनोकामनाएं रहती हैं वो पूर्ण होती हैं। ना यहाँ कोई दान दक्षिणा कुछ भी ऐसा नहीं है। जो श्रद्धा से जो मनोकामना मांगते हैं उनकी संपूर्ण मनोकामना पूर्ण होती है और काफ़ी श्रद्धालु आते हैं। सभी लोग पूजा कर जो मनोकामना मांगते हैं वो सबकी पूर्ण होती है। गणेश उत्सव पर मंदिर में विशेष पूजन एवं महाआरती का आयोजन किया जा रहा है। गणेशोत्सव के अवसर पर मंदिरों के साथ ही शैक्षणिक संस्थाओं के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। रतननगर स्थित सुप्तेश्वर मंदिर में चित्रकला का आयोजन हुआ, तो वहीं होम साइंस कॉलेज में इको फ्रेंडली प्रतिमाएं बनाने का प्रशिक्षण देकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। होम साइंस कॉलेज में इको फ्रेंडली प्रतिमाएं बनाने की कार्यशाला आयोजित हुई, जिसमें छात्राओं को बीज गणेश एवं मिट्टी से मूर्ति बनाने की कला सिखाई गई। छात्राओं ने भी उत्साह के साथ इस विधा को सीखकर पर्यावरण संरक्षण में सहभागी बनने का संकल्प लिया। मैम बीज गणेश बना रही हैं, जिसमें गणेश जी की मूर्ति है, मिट्टी की बनाई है, जिसके अंदर उनने बॉडी पार्ट्स में बीज रखे हुए हैं, जिससे विसर्जन करने पर वो वहाँ पर पेड़ पौधे होंगे और पर्यावरण संरक्षण होगा। बिना केमिकल के मिट्टी यूज़ करके ये सब मूर्तियाँ बना के उसको विसर्जन में यूज़ करेंगे। नवरात्रि के पर्व पे भी दुर्गा मूर्ति मिट्टी की बनाई जाए बिना केमिकल यूज़ के, जिससे पर्यावरण संरक्षित हो। विसर्जन इससे हम ये अवेयरनेस ला सकते हैं बच्चों में कि यदि हम इन सब चीज़ों का उपयोग किसी भी तरह की मूर्ति, चाहे वो दुर्गा जी की हो, चाहे वो गणेश जी की हो, या जो भी मूर्ति वो बनाते हैं उसमें इन बीजों का उपयोग करें, ताकि जब इनका विसर्जन किया जाता है, चाहे आप उसको नदी में करें, चाहे आप उसको अपनी क्यारियों में या गमले में कहीं पर भी इनको कर सकते हैं,
तो जो उस मिट्टी के अंदर एक तो केमिकल नहीं है तो वो हार्मफुल नहीं है, दूसरी चीज़ उसके अंदर बीज है तो वो बीज उस मिट्टी में पानी पा कर के, नमी पा कर के वो ग्रो करेंगे, तो वो पर्यावरण के लिए संरक्षित करने में वो हमारी इस तरह से मदद करें। वहीं सुप्तेश्वर मंदिर में भी गणेश उत्सव पर चित्रकला स्पर्धा का आयोजन किया गया। समिति द्वारा बच्चों की चित्रकला का आयोजन किया गया था, जिसमें बच्चों के द्वारा जो अच्छे चित्र बनाए गए हैं उनको पुरस्कृत किया जा रहा है। बहुत शानदार आयोजन है। कलेक्ट्रेट में आयोजित समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने विभागवार कार्यों की समीक्षा करते हुए लंबित मामलों का निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन के मामलों में लापरवाही नहीं बरतने की भी हिदायत दी है। कलेक्ट्रेट में आयोजित समय सीमा बैठक में कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि समय सीमा के भीतर किए जाने वाले कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करें। इसके अलावा आगामी दिनों में शहर में होने वाले वीआईपी मूवमेंट के मद्देनजर की जाने वाली तैयारियों पर भी चर्चा की गई। कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन और राजस्व प्रकरणों के निराकरण को भी गंभीरता से हल करने पर जोर दिया है, ताकि प्रदेश में जिले के रैंक में सुधार हो सके। बैठक में आगामी त्योहारों पर की जाने वाली व्यवस्थाओं की भी समीक्षा हुई। कलेक्ट्रेट कार्यालय में बनाए गए कंट्रोल रूम में अभी तक 680 शिकायतें दर्ज हैं, जिनमें वोटर आईडी एवं मतदाता सूची से संबंधित मामले ज्यादा रहे। कंट्रोल रूम प्रभारी के अनुसार सभी शिकायतों का निराकरण कर दिया गया है। कलेक्ट्रेट कार्यालय में मतदाताओं की सुविधा के लिहाज से कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसमें चुनाव संबंधी शिकायतों का निराकरण किया जाता है। कंट्रोल रूम में तैनात कर्मचारियों के अनुसार अभी तक 680 शिकायतें आई हैं, जिनमें से अधिकांश शिकायत वोटर आईडी नहीं मिलने एवं मतदाता सूची में नाम नहीं जुड़ने और नाम न काटे जाने से संबंधित थी। किसी भी प्रकार की शिकायतें जो चुनाव संबंधित है यहाँ आती हैं, इनका निराकरण होता है। ये शिकायतें अलग अलग प्रकार से आती हैं। 1950 के द्वारा भी यहाँ प्राप्त होती हैं, आयोग के द्वारा आती हैं, जनप्रतिनिधियों द्वारा डायरेक्ट जो भेजी जाती है वो भी यहीं आती हैं, कलेक्टर साहब के पास जो भेजी जाती है वो आती है। जैसे 1950 पे लगभग 680 कंप्लेंट्स हम लोगों ने अभी प्राप्त की और उनका निराकरण कर दिया गया। सामान्यतः जो शिकायतें हैं वो वोटर आईडी प्राप्त न होना, एपिक कार्ड का लोगों को प्राप्त न होने संबंधी शिकायतें थी ज़्यादातर। कुछ शिकायतें थी उनका नाम नहीं कटा है अभी तक या किसी का नाम जुड़ा नहीं है इस संबंध में। इसके बाद आगामी दिनों में आचार संहिता लागू होने के बाद उसके उल्लंघन संबंधी शिकायतें भी दर्ज की जाएंगी। जबलपुर में बन रहे प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर का काम अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन शासन ने चुनाव पूर्व फ्लाईओवर के महानद्दा से एलआईसी तक के हिस्से का लोकार्पण करने का निर्णय लिया है। 27 सितंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रस्तावित दौरे के दौरान इसका शुभारंभ किया जाएगा। लिहाजा कलेक्टर ने एसपी एवं पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के साथ ब्रिज का निरीक्षण किया। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने महानद्दा से एलआईसी चौक तक बन चुके फ्लाईओवर का निरीक्षण किया। बताया जा रहा है कि 27 सितंबर से ब्रिज पर आवागमन प्रारंभ हो जाएगा और इसका लोकार्पण प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को जल्द से जल्द लोकार्पण की तैयारियां मुकम्मल करने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के वक्त एसपीटी के विद्यार्थी एवं पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भी मौजूद रहे। कमजोर वर्ग की महिलाओं पर हो रहे अत्याचार एवं शोषण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कृषि उपज मंडी में नारी सशक्तिकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें श्रमिक वर्ग की महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई। अखिल भारतीय महिला सशक्तिकरण संगठन के द्वारा कृषि उपज मंडी में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महिला श्रमिकों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि उनके द्वारा समय समय पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित करके कमजोर वर्ग की नारियों को जागरूक किया जाता है, ताकि उनका शोषण न हो सके। आज महिला सशक्तिकरण पे मंथन है, जो छोटी छोटी बच्चियों पर बलात्कार, रेप जैसे कांड होते रहते हैं, उसी पे हम लोगों ने मंथन रखा है महिला सशक्तिकरण का, और इसी पे हम लोग की कमेटियाँ तैयार होंगी। विधवाकरण जैसी रूढ़िवादी महिला सशक्तिकरण से हम ये रूढ़िवादी परंपरा को ख़त्म करना चाहते हैं। उन पे हमारी महिला कमेटियाँ बनाई जाएं और उस पे हम लोग काम करें। आज देश में महिलाओं पे हो रहे अत्याचार, महिलाओं पे हो रहे उत्पीड़न, खासकर SC, ST, OBC महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं और सरकार इनको रोकने में विफल रही। सरकार के साथ साथ हमारा समाज भी इसको रोकने के लिए विफल रहा। हमारे मजदूर भाइयों के बीच में जो महिलाएं हैं
जिन्होंने सारी महिलाओं ने एकत्रित होकर कि भाई हम खुद अपने संगठन बनाएंगे, खुद अपनी सुरक्षा करेंगे और गली गली मोहल्ले मोहल्ले जहां हर वार्ड में महिला सुरक्षा समितियां बनाएंगे। ये समितियां एक दूसरे महिलाओं को शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए और अपनी आत्मरक्षा के लिए जागरूक करेंगी सभी लोगों को। महिला आरक्षण बिल में ओबीसी की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए अति पिछड़ा वर्ग उत्थान समिति ने आंदोलन की चेतावनी दी है। इसी सिलसिले में एक बैठक करमचंद चौक में संपन्न हुई, जिसमें संगठन की आगामी गतिविधियों की रूपरेखा भी तैयार की गई। अति पिछड़ा वर्ग उत्थान समिति की बैठक संपन्न हुई। संगठन के सदस्यों ने आरोप लगाया है कि महिला आरक्षण बिल में पिछड़ा वर्ग की उपेक्षा की गई है, जिससे उनमें आक्रोश व्याप्त है और इस मसले को लेकर आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई है। साथ ही पिछड़ा वर्गों को उनका हक दिलाने के लिए संगठन कार्य करेगा। बैठक में पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा भी तैयार की गई। जिस प्रकार से महिलाओं का आरक्षण लागू हुआ है और उसमें ओबीसी वर्ग की उपेक्षा की गई है, उसकी भी हम लोगों ने आज निंदा की है इस बैठक में। और आगे आने वाले समय में रोहाणी आयोग के अनुसार, कर्पूरी ठाकुर जी के फार्मूले के अनुसार मध्य प्रदेश में वर्गीकृत पिछड़े वर्गों को आरक्षण मिलना चाहिए और इसके लिए बहुत तत्कालिक योजना हम लोग यहाँ बनाने जा रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर ने जो बिहार में योजना लागू की थी, उस योजनाओं को अन्य प्रदेशों में लागू नहीं किया गया। हमारी 75 वर्षों से मांग है कि हमारे अति पिछड़े वर्ग के लोगों को इसका अत्यधिक लाभ मिले और इस योजना और नई नई योजनाएं जो मध्य प्रदेश में बनती है उसमें अति पिछड़ा वर्ग का भी गठन किया जाए, जैसे बिहार में है, उत्तर प्रदेश में। और हम एक बृहद पैमाने में कर्पूरी जी की जयंती मनाने जा रहे हैं। इस बार शताब्दी समारोह है 31वां और हम जयंती मनाने जा रहे हैं। बैठक में संगठन के सदस्यों ने भी अपने सुझाव दिए। गोहलपुर बंधैया मोहल्ले में देर रात एक गणेश पंडाल के पास बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। फायरिंग की इस घटना में समिति के एक सदस्य की पीठ में गोली लग गई, जिससे वह घायल हो गया। उसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज की है और घटना की जाँच शुरू कर दी है। गोहलपुर के बंधैया मोहल्ला इलाके में शिवम गणेश उत्सव समिति के पंडाल के पास देर रात बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग की घटना को अंजाम देकर दहशत फैला दी। फायरिंग की इस घटना में समिति का एक सदस्य रविंद्र गुप्ता पीठ में गोली लगने से घायल हो गया। उसे आनन फानन में इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। समिति सदस्यों ने बताया कि 3 मोटरसाइकिल पर सवार नकाबपोश बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। हमलावर फायरिंग करने के बाद दमोनाका की ओर भाग निकले। 3 बाइक आई, उसमें 6 लोग थे, सब नकाबपोश थे, किसी का चेहरा नहीं दिख रहा था। उन लोगों ने सूजी मोहल्ला साइड से आए हैं, उनने यहाँ लगातार फायरिंग की है, 2-3 राउंड चले हैं उसमें। और उसके बाद समझ लो वो यहाँ से चले गए मेन रोड से वो दमोनाका साइड गए हैं। कौन घायल हुआ है? इसमें रविंद्र गुप्ता का एक लड़का था हम लोग की समिति का, वो घायल हुआ, उसको पीठ में गोली लगी है उसको। इस मामले में पुलिस ने समिति सदस्यों से मिली जानकारी के आधार पर एफआईआर दर्ज की है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। ये बदैयापुरा है, थाना गोहलपुर क्षेत्र में। वहाँ करीबन रात को 2:30-3 बजे के बीच में जो गणेश पंडाल था उसके पास कुछ लोग बैठे हुए थे। वहाँ पर मोटरसाइकिल सवार अज्ञात लोग आए, उन्होंने फायर किए। जो एक रविंद्र गुप्ता लड़का उसके पीठ में लगाए, इलाज है, एफआईआर हो गई है, विवेचना जारी है। सीसीटीवी दिखा रहे हैं, जो भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होता है जिस स्तर से कर सकते हैं हम लोग सब उसमें लगे हुए। पुलिस के द्वारा घटना स्थल और उसके आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और घटना के कारणों का भी पता लगाया जा रहा है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए बीटीवी न्यूज।